अगर तुम चाहती हो कि कंपनी तुम्हारे भाई पर से गबन का आरोप हटाकर उसे जेल से बाहर निकलवा दे, तो तुम्हें एक शर्त माननी होगी। वो सामने बैठी मर्यादा से भरी लड़की को गौर से देखते हुए बोला, जो बार बार सर से सरकती हुई चुन्नी को ठीक कर रही थी। तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। वो रिवॉल्विंग चेयर पर घूमता हुआ बोला, कैसा कॉन्ट्रैक्ट? तुम्हें 1 साल के लिए मेरे साथ विवाह के बंधन में बंधना होगा, और मेरे बच्चे को जन्म लेते ही मैं तुम्हें डिवोर्स देकर तुम्हारे भाई को जेल से आज़ाद करवा दूंगा। उसने फ़ौरन से अपनी ऑफ़र उसके सामने रखी। शनाया ने आश्चर्य से उसे देखा, जो इस वक्त किसी अहंकारी राजा से कम नहीं लग रहा था। सोच लो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी भाभी और भतीजा सड़क पर आ जाओ। लगता है सारी उम्र निकल जाएगी मेरी इस छोटे से घर में। पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो कामयाब हो जाते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करते हुए लावण्या लगातार बड़बड़ा रही थी, जबकि शनाया उसकी बातें सुनते ही बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कान जब्त किए हुए थी। तुम क्यों नहीं समझाती हो शनाया अपने भाई को? वो हर बात की तरह उस पर आकर रुकी। और मैं क्या समझाऊं उन्हें? शनाया ने पूछा। यही कि भाई भाभी की बात मान लिया करे, थोड़ी हेरा फेरी कर लिया करें। इतने बड़े साहब हैं, उनके थोड़े से हेरा फेरी कर लेने से कोई उनके पास कमी नहीं आएगी। हमारा भविष्य अच्छा हो जाएगा। शनाया ने अफसोस से गर्दन हिलाई। उनके बैंक बैलेंस में कमी नहीं आएगी भाभी, मगर भाई की इज्जत में ज़रूर आ जाएगी। और वैसे भी भाभी, जो मज़ा ईमानदारी की कमाई में है वो चोरी के माल में कहाँ। और देखिएगा, एक दिन भाई आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देंगे। शनाया की बात पर लावण्या ने गर्दन झटकी थी। कहाँ वो इन दोनों बहन भाई से जीत सकती थी। जब लावण्या ने कुछ नहीं कहा तो शनाया ने खुद से कहा और अपनी फाइल समेटने लगी। दौलत का नशा इंसान को सही और गलत का फ़र्क भूलने पर उकसाता है, और दौलत को पा लेना कभी कभी इंसान को अपने ही रिश्तों से दूरी का कारण बन जाता है। भाभी, शायद आप ये बात समझ नहीं पाएंगी। शनाया ने लावण्या पर एक खामोश नज़र डाली और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। 3 कमरों पर मुश्तमिल ये रामलाल का घर था, जो वो अपने दोनों बच्चों के नाम करके इस दुनिया से चले गए थे। उनके बाद से आरव और शनाया इस घर के मालिक थे, मगर लावण्या और आरव की शादी के बाद इस घर में जैसे रौनक आ गई थी। लावण्या की सारी आदतें अच्छी थी, मगर उसमें अमीर होने की चाहत बहुत ज़्यादा थी, जिस पर आरव उसे बहुत प्यार से समझाता आ रहा था। शादी के 6 साल बाद भी उसका एक ही रोना था कि वो हर रोज़ कोई ना कोई आरव को अमीर होने का शॉर्टकट बताती रहती, जिस पर हर बार आरव गहरी सांस लेकर उसे देखता और मुस्कुरा कर उसकी बात टाल देता था। क्या हुआ शनाया? आरव के साथ उसके ही ऑफिस में जॉब शुरू किए उसे अभी 2 महीने ही हुए थे कि लावण्या ने उस पर जोर देना शुरू कर दिया था। कुछ नहीं भाभी, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। शनाया ने नफ़ी में गर्दन हिलाई और अपना बैग उठाकर घर से निकल गई। रास्ते में कितनी ही सोचें उसके दिमाग में गर्दिश करती रही थी, मगर हर सोच उसे और मजबूत कर रही थी। मिस शनाया, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लें। कल मीटिंग में हमारे बहुत काम आएंगे, और साथ मेरी रेड फाइल भी ये पॉइंट्स ऐड कर दीजिएगा। रोहन ने मसरूफ़ अंदाज में कहा। ओके सर। वो भी टेबल की समझ झुकी ही थी कि वो बताना शुरू हो गया। जल्दी में हाथ में पकड़े पेन को देखते हुए वो अपनी कलाई पर लिखना शुरू हो गई। फिर लिखते लिखते वो अपनी हथेली पर भी छोटे छोटे अल्फाज लिखने लगी। वो रूहासी सूरत बनाए अपने बॉस को नॉन स्टॉप बोलते देखकर रोने को हो गई थी। कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, कहता हुआ वो मुड़ा था और हैरत से अपनी पीए को देखकर लब भींच कर रह गया। ये क्या है? दोनों हाथ कमर पर टिकाए हुए शान से वो उसके सामने खड़ा हो गया। पॉइंट्स हैं सर, जो आपने बताए थे। पेन टेबल पर रखते हुए वो अपने हाथ को नीली स्याही में रंगा देखकर उसे साफ करने की कोशिश करने लगी। पॉइंट्स पेपर पर नोट करने होते हैं, उसने सख्ती से दांत भींचते हुए कहा। हाँ जानती हूँ, मगर आपने पेपर उठाने का वक्त ही नहीं दिया। आप बस बिना लगाम के घोड़े की तरह शुरू हो गए। लिखना लाजमी था तो मैंने हाथ पर लिख दिया। मासूमियत से पलकें झपकती वो रोहन को ज़रा भी मासूम नहीं लगी थी। मिस शनाया, अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ
तो हमारी कंपनी इस डील से महरूम हो सकती है। आप जानती हैं, मैं अपने दिन रात एक कर रहा हूँ सिर्फ इस डील को हासिल करने के लिए, और आप मेरा बेड़ा गर्क करने के पीछे पड़ी हुई हैं। गुस्से से उसके हाथ को देखता हुआ वो आग बगोला हो गया। आप बेफिक्र रहें सर, ये डील आपको ही मिलेगी। अपना हाथ पीछे करती हुई नज़रें झुकाए वो बोली, हाँ ऐसे मिल ही ना जाए। खैर, मुझे कल सारे पॉइंट्स मेरी फ़ाइल पर मेंशन चाहिए। वो गुस्से से उसे घूरता हुआ अपने केबिन से बाहर निकल गया। अगर चंद सेकंड और वहाँ खड़ा रहता तो शायद अपना आपा खो बैठता। इतना बड़ा एम्पायर चलाते हैं और पीडीएफ सिस्टम का नहीं पता। अपने हाथ की पिक निकालते हुए शनाया ने गूगल लेंस की मदद से उन तमाम तहरीरों को पेपर पर उतार लिया। उफ, बड़े दिमाग से पैदल इंसान है ये। गर्दन झटकती हुई वो सारे पॉइंट्स फाइल पर उतारने लगी। मिस शनाया, ऑफिस पहुँचे जल्दी। उसकी आवाज़ शनाया की समाज से टकराई तो बस फिर क्या था, शनाया की आंखें आंसू से तर होना शुरू हो गई। बट सर, मैं तो आज लीव पर हूँ, तो ऑफिस क्यों आना है मुझे? उसे अपनी आवाज़ की सख्ती से आती हुई सुनाई दी। मैंने ही कहा था कि आ रही हूँ, क्योंकि मैं आज लीव पर हूँ। मेरी जगह कोई और काम कर सकता है, और वैसे भी आज ना तो आपकी कोई मीटिंग है, ना किसी से मिलने आपको जाना है, उसने बड़े ज़ब्त से कहा था, जबकि सामने रखा ठंडा पानी उठाकर एक घूंट पिया। और रियली मिस शनाया, उसने जताने के अंदाज में पूछा। जी सर, उसने पराठा अपने सामने करते हुए कहा, जैसे अब वो उसे नहीं बुलाने वाला। सडनली मेरे एक बहुत ख़ास व्यक्ति आ रहे हैं, हम उन्हें रिसीव करने जा रहे हैं और आप मेरे साथ चल रही हैं। उसने हुक्म का अंदाज़ अपनाया। वहीं शनाया के हाथ से निवाला छूटकर प्लेट में जा गिरा। बट सर, आप शायद भूल रहे हैं, मैं आपकी पीए हूँ और आप मेरे बॉस हैं। मेरा ऑर्डर है कि आप आज ऑफिस पहुँचें। बल्कि ऐसा करें, गाड़ी भेज रहा हूँ, साथ आ जाएं। उसकी सख्त आवाज़ पर शनाया गुस्से से अपनी लैब भींच कर रह गई। आप आ रही हैं? शनाया के वहाँ खामोश हो जाने पर उसके लबों पर मुस्कान आ गई। गुड, मिलते हैं फिर। उसने मुस्कुराते हुए कॉल कट करनी चाहिए थी कि शनाया की आवाज़ पर वो लबों को भींचते हुए मुस्कुराया। मैं हाफ डे करूँगी। इस बात पर गर्दन हिलाता हुआ वो ड्राइविंग सीट संभाल गया। नो प्रॉब्लम, आप तैयार हो जाएं। 10 मिनट बाद गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी होगी। आहिस्ता से कहता हुआ वो कॉल डिस्कनेक्ट कर गया। भाभी, मैं जा रही हूँ, ये पराठा उठाकर रख दे, मैं आकर खाऊंगी। बुलंद आवाज़ में कहते हुए अपनी जगह से उठी, मगर जाते जाते अपने पराठे पर आखिरी नज़र डालना नहीं भूली। किधर? उसे तैयार होकर अपने कमरे से निकलते देखकर लावण्या ने फ़िक्र से पूछा। अर्जेंट मीटिंग आ पड़ी है, जाना होगा मुझे, उसने सादगी से कहा। दरवाजे पर हॉर्न देती गाड़ी की आवाज़ पर वो उनसे मिलती हुई घर से निकल गई। ब्लू कलर की कैजुअल फ्रॉक पहने हुए, सर पर सफ़ेद रंग का दुपट्टा ओढ़े, पहली बार मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक और आंखों में काजल लगाकर तैयार हुई थी। चलें, ड्राइवर से कहते हुए हैंडबैग से सेलफोन निकाला। अपने रूप पर एक नज़र डालते हुए वो नफ़ी में गर्दन झटक कर रह गई। अच्छे से तैयार हो जाओ। बैक मिरर से उसे देखते हुए उसने थकन ज़दा चेहरे को देखकर रोहन गोया हुआ। वहीं वो उसकी आवाज़ पर चौंक उठी। आप? सुर्ख सूजी हुई आंखों में हैरत लिए वो चिल्ला उठी। हाँ, मेरे कान ख़राब करने का इरादा है क्या? गर्दन को हल्का सा मोड़कर उसे देखा तो वो चबा कर बोला, आप क्यों आए हैं सर? वो अब भी वहीं अटकी हुई थी। क्योंकि मेरी माँ आ रही हैं, उन्हें पिक करने मैं खुद ही जाऊँगा। उसने झुंझलाते हुए मिरर में देखा। मुझे बाद में देख लेना, फ़िलहाल अच्छे से टचअप कर लो। मेरी माँ के सामने ऐसे जाओगी? रोहन ने तिरछी नज़र उसके चेहरे पर डाली, जो बिना मेकअप के भी काफ़ी प्यारा लग रहा था। हाँ, मगर उसकी आंखों के गिर्द हल्के हल्के काले घेरे थे, इसलिए रोहन ने उसे मेकअप करने को कहा था। देर तक सोती रही हो आज? उसने फाउंडेशन अप्लाई करते हुए सरसरी अंदाज में पूछा। जी सर, आज लीव पर थी तो देर तक सोती रही थी। पलकों पर मस्कारा लगाती हुई वो गाड़ी में पुरसुकून अंदाज से मेकअप करते हुए मुस्कुराई। आगे आ जाओ। उसकी कॉलोनी से निकलकर रोहन ने गाड़ी साइड पर रोकी। फ्रंट पर? उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा। हाँ, आगे आ जाओ, मैं तुम्हारा ड्राइवर थोड़ी ना हूँ, बॉस हूँ तुम्हारा। अपने बालों को सेट करता हुआ वो डोर खोल गया। सीट बेल्ट लगाओ। रोहन के वजूद से झिझक का शिकार होते हुए वो उसकी आवाज़ पर सिर्फ हाँ में सर हिला सकी। तुम आंखों पर कुछ नहीं लगाओगी आज? उसका इशारा आई शेडो की तरफ था, जिस पर शनाया ने हैरत से उसे देखा।
लगाऊंगी। लिपस्टिक को दुरुस्त करते हुए वो ब्राउन शेड आंखों पर लगाने लगी। लिपस्टिक कलर थोड़ा डार्क करो, ये लाइट कलर सूट नहीं कर रहा। वो उसे देखे बिना कमेंट पास कर रहा था, जैसे उसे मेकअप में खासी महारत हो। अब अच्छी लग रही हो। रोहन की तारीफ़ पर शनाया के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। वो उसे ऐसे तो कभी मुखातिब नहीं हुआ था जैसे अब हो रहा था। उसकी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर रहा था और उसे हैरान कर रहा था। अच्छी तो मैं हर रोज़ ही लगती हूँ। कन्फ्यूजन का शिकार होते हुए वो बहुत मुश्किल से बोली, नहीं आज तुम कुछ अलग लग रही हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा। शनाया रोहन को यूँ मुस्कुराते देखकर हैरान रह गई। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसने हमेशा की तरह साफ और सीधे अंदाज में पूछा। देख रहा हूँ, तुम्हें देखकर मेरी माँ इम्प्रेस हो जाएंगी। तुम्हारी इतनी तैयारी देखकर वो लट्टू हो जाएंगी तुम पर। और वैसे भी अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होती तो शायद उन्हें पसंद आ ही जाती। वो उसकी बातों को समझने से कसूरवार थी। अभी वो कुछ पूछती कि रोहन ने गाड़ी को ब्रेक लगाई और ख़ुद गाड़ी से उतरकर फ्लावर शॉप की जाने बढ़ा था। अजीब व्यक्ति है, शनाया बड़बड़ाते हुए उसकी नज़रों से ताक़ुब करने लगी थी, जो विभिन्न प्रकार के खूबसूरत फूलों का खूबसूरत बुके लिए ग्लासेस लगाता हुआ गाड़ी की जानिब मुड़ा था। वहाँ शनाया को अपनी जानिब देखता पाकर वो हल्का सा मुस्कुराया था। वही शनाया उसकी आकर्षक शख्सियत को देखकर उसे देखती रह गई। बेशक वो एक खूबसूरत पुरुष था। रोहन की मुस्कान को देखकर उसने अपनी नज़रों का एंगल बदल लिया था। उसने महसूस करते हुए रोहन ने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ फूल बेचने वाला फूलों पर पानी छिड़कने में मसरूफ़ था। फ़ौरन गाड़ी में बैठते ही रोहन ने बुके शनाया को पकड़ाया था। वो हैरत से उसे देखते हुए फूलों को देखने लगी थी। ये बुके माँ को देना, उन्हें अच्छा लगेगा। गाड़ी स्टार्ट करते हुए रोहन ने सरसरी अंदाज में कहा, जिस पर शनाया ने नासमझी से उसे देखा। आप दे दीजिएगा सर, माताजी को ज़्यादा अच्छा लगेगा। रोहन ने तिरछी नज़र उस पर डाली और सामने देखने में मसरूफ़ रहा। जो कहा है उतना ही करो मिस शनाया। रोहन के सख्त लहजे पर शनाया लब दबा गई और बाकी सारा रास्ता खामोशी से उन फूलों को देखती रही थी, जबकि रोहन की निगाहें बार बार उसके खूबसूरत और मासूम चेहरे पर भटक रही थी। एयरपोर्ट इतने बड़े और ख़ूबसूरत होते हैं? उसने हैरत से पूछा था, जिस पर रोहन ने भवे से कोड़कर उसे देखा। नहीं, इससे छोटे भी होते हैं पागल लड़की, सभी एयरपोर्ट्स बड़े होते हैं। रोहन ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कान ज़ब्त की। आप तो आते जाते रहते हैं यहाँ पर, है ना? उसने फिर से पूछा। रोहन ने एक नज़र अपने सीने तक आने वाली इस छोटी सी लड़की को देखा, जो उसके साथ साथ चलने के लिए बड़े बड़े कदम ले रही थी। उसे इतनी जदोजहद करते देखकर रोहन ने रुक कर उसे देखा और शनाया उसके बराबर आ गई। तुम पहली बार यहाँ आई हो? रोहन ने फिर से कदम उठाए थे, मगर इस बार वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ चला, जिससे शनाया को उसके साथ चलने में आसानी हुई। हाँ, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, शनाया ने गर्दन ऊंची करके रोहन को देखकर कहा। तभी तुम्हें ये बहुत बड़ा लग रहा है, वरना तुम इस एयरपोर्ट को बहुत छोटा कह देती अगर तुमने कतर का एयरपोर्ट देखा होता तो। रोहन ने आहिस्ता से कहा, जिस पर शनाया ने होंठ काट लिए। मैं शहर से बाहर तक नहीं गई हूँ और आप बात कर रहे हैं कतर के एयरपोर्ट की? हमारे लिए तो एक गली छोड़कर दूसरी गली में जाना भी बहुत बड़ी बात है सर। रोहन ने उसे देखकर भवें उचक कर उसे देखा, जो अपनी ही धुन में बोलते हुए मुस्कुरा रही थी। घर से निकलना चाहिए। मेरा मानना है कि घर से निकलकर ही हम वास्तविकता की दुनिया से आशना होते हैं। रोहन ने सामने से आती अपनी माँ को देखकर शनाया का हाथ पकड़ा था, जबकि शनाया ने हैरत और बेयकीनी से उसे देखा। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें दुनिया का हर एयरपोर्ट घुमाऊँगा, हर देश, हर शहर, हर जगह हम दोनों मिलकर घूमेंगे। शनाया ने हैरत से रोहन की आंखों में देखा, जहाँ एक अलग ही जहान आबाद था। रोहन अपने नाम की पुकार पर मुस्कुराते हुए शनाया को देखने लगा और फिर अपनी माँ की जानिब मतवज्जे हुआ, जो उन दोनों को देखकर बहुत खुश दिखाई दे रही थी। सॉरी माँ, मैं आपको पहले नहीं देख सका। वो शनाया का हाथ मजबूती से पकड़े हुए लब दबाकर मुस्कुराया था। कोई बात नहीं रोहन, मैं खुश हूँ तुम्हें इतना कुछ देखकर। वो शनाया का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर खिल उठी थी। कितना शौक़ था उन्हें अपने बेटे की पत्नी का, कितने अरमान थे रोहन की शादी के। आज शनाया को उसके साथ देखकर उनके वो अरमान एक बार फिर से उजागर हुए थे। बस इस बार उन्होंने संकल्प कर रखा था कि रोहन की
सर पर सहरा बांध कर ही यूके वापस जाएंगी। शनाया ने हल्की सी मुस्कान लिए उन्हें देखा था, जबकि अभी उसकी आंखों में हैरत थी और उसका दायां हाथ अभी रोहन की गिरफ्त में था। मुझसे तारुफ नहीं करवाओगे? उन्होंने मुस्कुराकर कहा। आपकी बहू, ये मेरी शनाया है। रोहन ने शनाया की जानिब इशारा करते हुए कहा। शनाया ने मुस्कुराकर उन्हें देखा, जिस पर वो मुस्कुराती हुई उसके सर पर हाथ रख गई थी। शनाया रोहन के मेरी कहने पर उसे देखती ही रह गई थी। मैं आपकी शनाया नहीं हूँ, वो कुछ सख्ती से कहती कि रोहन ने उसके हाथ पर दबाव देकर उसे चुप करवाया। हाँ भाई, तुम्हारी ही है, बटाई मत से बहुत प्यारी और मासूम सी है तुम्हारी शनाया, मुझे बहुत पसंद आई है। रोहन ने लब दबाए सर झुकाया और उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। मैं आपकी शनाया नहीं हूँ, अपने माँ बाप और अपने भाई की शनाया हूँ, समझे आप? वो उन्हें सख्त लहजे में कह रही थी, जिस पर रोहन ने अपने बालों में हाथ चलाते हुए उसे देखा। अब ऐसे क्या देख रहे हैं, हाथ छोड़े मेरा, उसने गुस्से से कहा। पहली बात मिस शनाया, आप इस वक्त ड्यूटी पर है और मैं आपका बॉस हूँ, इस तरह बात करना आपको शोभा नहीं देता। और दूसरी बात, वो चंद लम्हों के लिए रुका। थोड़े दिनों की बात है। रोहन उसे चाह कर भी समझा नहीं पा रहा था कि इतने में उसका फ़ोन बज उठा। क्या बात है? उसने गुस्से से पूछा। खामोश रहो तुम, रोहन ने कदरे गुस्से से कहा, जिस पर शनाया ने बेयकीनी से उसे देखा, जो ना जाने किससे बात करता हुआ गुस्से से लाल हो रहा था। गफूर साहब, आप अभी से उसे हिरासत में ले लें, मैं कुछ देर तक वहाँ पहुँचता हूँ। शनाया का हाथ पकड़े वो अपनी गाड़ी की समत बढ़ा, जबकि मिसेस मल्होत्रा ड्राइवर के साथ चली गई थी। मुझे दर्द हो रहा है, हाथ छोड़े मेरा, शनाया दर्द से कराते हुए कहने लगी। रोहन ने उस पर एक नज़र डाली और अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत कर ली। मेरा यकीन करें गफूर साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। इतने सालों से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, आज तक मैंने कभी चोरी नहीं की, तो अब मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? आरव चीख चीख कर अपनी सच्चाई बयान कर रहा था, मगर यहाँ कोई भी उस पर यकीन करने का इरादा नहीं रखता था। आरव, अगर तुमने चोरी की है तब भी फैसले का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ रोहन सा को है। वही फ़ैसला करेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि जब तक वो नहीं आ जाते तुम खुद को सरेंडर कर दो। तुम हमारे पुराने लोगों में से हो, मैं ये नहीं चाहता कि पुलिस तुम्हें यहाँ से घसीटते हुए ले चले। गफूर साहब ने कदरे गुस्से से उसे समझाया। वही आरव ने बेयकीनी से उन्हें देखा था। उसे समझा था कि कोई और उस पर यकीन करे ना करे, मगर गफूर साहब उस पर हर हाल में यकीन करेंगे। लेकिन यहाँ से भी वो नाउम्मीद हो चुका था। वो खामोशी से सर झुका कर पुलिस के हमराह हो लिया। मेरी माँ से जो पूछे तुम बस जी करती रहना। वो शनाया को अपनी केबिन में ले जाकर दरवाज़ा बंद करते हुए बोला। रोहन की बात पर शनाया ने माथे पर बल डालकर उसे देखा। पूछने से मुराद? इससे मुराद ये है कि वो तुमसे जो बात करें उनकी हर बात पर तुम्हें जी जी करके हाँ करनी है। वो अपनी धुन में बोला। मगर मैं आपकी माँ से जी जी करके बात क्यों करूँ सर? और आप मुझे उनके सामने अपनी शनाया क्यों कह रहे थे? वो चिढ़कर बोली। जानती हो आज तुम्हारा भाई कहाँ पर है? उसने बात घुमाते हुए पूछा। अच्छी तरह जानती हूँ, वो आपकी कंपनी में जॉब करते हैं, अकाउंट्स मैनेजर हैं। इससे ज़्यादा क्या काम कर सकते हैं वो आपकी कंपनी में? और कहाँ जा सकते हैं? शनाया ने ना समझी से उसे देखा और फिर मजबूत लहजे में जवाब दिया। तुम्हारे भाई ने मेरी कंपनी में चोरी की है, पैसे के साथ हेरा फेरी की है, रोहन ने सख्त लहजे में कहा, जिस पर शनाया ने बेयकीनी से उसे देखा। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता सर, उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा। यकीन नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें फ़ाइल सिखा सकता हूँ, साफ साफ तुम्हारे भाई की ही की हुई हेरा फेरी इसमें लिखी है। 25 करोड़ गायब किए हैं तुम्हारे भाई ने। रोहन की बात सुनकर शनाया की आंखें हैरत से बाहर आने को हुईं। जानती हो, मैंने आरव पर खुद से ज़्यादा भरोसा किया था और वो मुझे धोखा देगा, मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। उसने कदरे गुस्से से कहा। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। वो अब भी अपनी बात पर कायम थी। उसे यकीन था कि उसका भाई ऐसा कर ही नहीं सकता था। वो बुरा हो सकता था, मगर बर्दाश्त ये वो नहीं कर सकता था। इतनी सी देर में भाभी ने भी आरव भाई से कहा था, मगर आरव ने तब भी उनकी बात नहीं मानी थी, तो अब वो कैसे गबन कर सकता था? मेरे भाई के केस से आपकी माताजी की बात मानने का क्या ताल्लुक़ है सर? उसने नम आँखों से उसे देखा था। वो जानती थी कि अगर आरव ने गबन नहीं भी किया तो रोहन एक बहुत अमीर व्यक्ति है, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता था।
अपनी बात सही साबित करने के लिए वो हर हद पार कर सकता था। अब की ना तुमने समझदारी वाली बात दरअसल ये है कि अगर तुम चाहती हो कि कंपनी तुम्हारे भाई के ऊपर से गबन का आरोप हटाकर उसे जेल से बाहर निकलवा दे, तो तुम्हें वो रुक कर गौर से सामने बैठी घबराई सहमी शनाया को घूरने लगा, जो बार बार सर से खिसकती चुन्नी ठीक कर रही थी। तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। वो रिवॉल्विंग चेयर पर घूमता हुआ बोला, कैसा कॉन्ट्रैक्ट? तुम्हें 1 साल के लिए मेरे साथ विवाह के बंधन में बंधना होगा और मेरे बच्चे के जन्म लेते ही मैं तुम्हें डाइवोर्स देकर तुम्हारे भाई को जेल से आज़ाद करवा लूँगा। उसने गुस्से से अपनी ऑफ़र उसके सामने रखी। आप? शनाया ने आश्चर्य से उसे देखा तो इस वक्त तुम्हें कोई अहंकारी राजा से कम नहीं लगा। रोहन ने तंजिया अंदाज में कहा, सोच लो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी भाभी और भतीजा सड़क पर आ रहे हो। रोहन के अंदाज पर वो उसे देखती रह गई। वो उसके चेहरे के नक्श को बार बार देखते हुए गहरा मुस्कुराया। ना मेरे भाई ने कोई चोरी की है और ना ही मैं आपके साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने वाली हूँ, समझे आप इतने घटिया निकलेंगे मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। रोहन के लबों पर मुस्कान फैल गई। अब हो गया ना अंदाज़ा कि कितना घटिया हूँ। ये भी पता चल गया ना कि कितना बेहिस हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम अपने भाई को बचा सकती हो, वरना मैं तुम्हारे भाई पर ऐसा केस करवाऊँगा कि वो सड़ता रहेगा सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, सोच कर देखो, तुम्हारा भाई सारी उम्र के लिए जेल चला जाएगा, तुम्हारी भाभी, तुम्हारे भतीजा और छोटी सी बच्ची सब सड़क पर आ जाएंगे। क्या तुम ये सब सह जाओगी? उसका घृणित अंदाज और उसके लफ्ज़ों से निकलता एक एक वाक्य इस वक्त शनाया को खौफज़दा कर रहा था। यकीन नहीं आ रहा। चलो, मैं तुम्हें अभी सबूत दिखाता हूँ। मैं अभी फ़ोन करता हूँ ऑफ़िस में और दिखाता हूँ तुम्हें कि तुम्हारे भाई को कैसे सज़ा देते हैं पुलिस वाले। उसने चुटकी बजाते हुए कहा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, शनाया ने खौफज़दा लहजे में कहा। क्या नहीं करूँगा? तुम क्या मेरी पत्नी हो जो मुझ पर इस तरह आरोप जमा रही हो? रोहन ने लपक कर कहा। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। शनाया ने रोहन के हाथ से फ़ोन छीना और उसे कहा, शर्त मंजूर है? 1 साल के लिए पत्नी बन रही हूँ, सर पर नाचने की ज़रूरत नहीं है। ये मत समझना कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी या तुम्हारा कोई काम पूरा करूँगी। जैसे मैं चाहूँगा वैसे तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी होगी। वहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी, वहाँ सिर्फ रोहन की चलेगी। और वैसे भी मेरी माँ को शौक़ है मेरे बच्चे देखने का, वो देख लेंगी। इसके बाद तुम चली जाना, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। वहाँ फ़ोन छीनने की हरकत पर वो भड़क उठा था। उसने नम आंखों से उसे देखते हुए गफ़ूर साहब का नंबर डायल किया था और तेज़ी से ऑफ़िस से निकलते हुए उसे देखा। रोहन गहरा मुस्कुराया था। घर का दरवाज़ा खोलते ही नन्हे बच्चे के रोने की आवाज़ उसके कानों से टकराई और शनाया की कदम बेइख्तियार उस आवाज़ की तरफ बढ़ गए। लवन्या बच्चे को गोद में लिए उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। शनाया, तुम आ गई? भाभी ने उसे देखते ही मुस्कुराने की कोशिश की, मगर शनाया की हालत देखकर उनकी मुस्कान फ़ौरन गायब हो गई। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? शनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें बस अपनी भाभी की गोद में मौजूद मासूम बच्चे पर जमी थी। वो बच्चा जिसे दुनिया की किसी साजिश का इल्म नहीं था, जिसके पिता को बेगुनाह होने के बावजूद जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। शनाया आहिस्ता से उसके करीब गई और बच्चे को सर पर हाथ फेरा। क्या हुआ है तुम्हें? भाभी ने परेशानी से पूछा। शनाया ने सर उठाया, उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। कुछ नहीं भाभी, बस थक गई हूँ। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। नहीं भाभी, शनाया ने उनका हाथ थाम लिया। आप बस मेरे पास बैठें। भाभी हैरत से उसे देखने लगी। शनाया ने अपना सर उनकी गोद में रख दिया और फिर उसके ज़ब्त के बंधन टूट गए। भाभी, अगर कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो क्या आप मुझसे एक वादा करेंगी? कैसा वादा? आप कभी ख़ुद को अकेले नहीं समझेंगी। भाभी की आंखें नम हो गईं। ये कैसी बातें कर रही हो शनाया? शनाया ने आंखें बंद कर ली थी। उसे अपने भाई का चेहरा याद आया, जेल की सलाखों के पीछे खड़ा उसका भाई। फिर उसे उस व्यक्ति के शब्द याद आए, तुम्हारी भाभी और मासूम भतीजा भी सड़क पर आ जाएंगे।
शनाया ने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए। वो अपनी भाभी को ये नहीं बता सकती थी कि अपने भाई को बचाने के लिए उसे क्या कीमत चुकानी होगी। वो अपनी इज्जत, अपनी आज़ादी, अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे व्यक्ति के हवाले करने जा रही थी जिससे उसे नफ़रत महसूस होती थी, मगर वो अपने भाई को मरने के लिए भी नहीं छोड़ सकती थी। भाभी, उसने अचानक सर उठाया। जी, अगर अगर मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा फ़ैसला करना पड़े तो क्या आप मेरा साथ देंगी? भाभी ने फ़ौरन उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। तुम्हें किसी फ़ैसले के लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं शनाया। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। शनाया की आंखों से आंसू बह निकले। खुशी। वो दिल ही दिल में तल्खी से मुस्कुराई। उसकी खुशी तो कब की मर चुकी थी। अब तो सिर्फ एक सौदा बाकी था, एक ऐसा अनुभव जिससे उसे अपनी ज़िंदगी की कीमत पर अपने भाई की आज़ादी ख़रीदनी थी। रात के दूसरे पहर लवन्या और उसके बच्चे को सोते देखकर शनाया कर्ब से मुस्कुरा भी न सकी, मगर शनाया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो खिड़की के पास बैठी बाहर फैली आंधी को तक रही थी। उसके सामने मेज़ पर वही फ़ाइल पड़ी थी, वो कॉन्ट्रैक्ट जिस पर हस्ताक्षर करते ही उसकी ज़िंदगी बदल जाने वाली थी। शनाया ने अपने हाथों से फ़ाइल खोली। सबसे ऊपर उसका नाम लिखा था, शनाया मलिक, और उसके सामने उस व्यक्ति का नाम था, रोहन। वो नाम देखते ही शनाया के दिल में अजीब सी बेचैनी फैल गई, मगर अगले ही लम्हे उसे अपने भाई का चेहरा याद आया। उसकी आंखों के सामने अपने भतीजे का मासूम चेहरा आया और फिर भाभी की वो बात उसके लबों पर गूंज गई, तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। शनाया ने आंखों से आंसू पोंछे। उसने पेन उठाया। चंद लम्हों तक उसके हाथ कांपते रहे, फिर कांपते हाथों से उसने कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। पेन उसके हाथ से छूटकर मेज़ पर गिर गया। शनाया ने अपनी हथेली अपने मुंह पर रखी और रोने लगी। उसे क्या मालूम था कि जिस लम्हे वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौदा कर रही थी, उसी लम्हे उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा व्यक्ति दाखिल होने जा रहा था जो अपने आने वाले वक्त में उसके लिए नफ़रत की वजह भी बनेगा और प्यार की सबसे बड़ी वजह भी। और शायद इस 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट में सबसे मुश्किल शर्त बच्चे का जन्म नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति के दिल में जगह बनाना था जिसने उसे प्रेम के बिना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया था। अगली सुबह शनाया की आंख खुली तो सबसे पहले उसकी नज़र सामने मेज़ पर पड़े उस कॉन्ट्रैक्ट पर गई। वो चंद लम्हे खामोशी से उसे देखती रही। कल रात उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला किया था। नहीं, ये फ़ैसला नहीं, मजबूरी थी। शनाया ने आंखें बंद कर लीं। उसे वो लम्हा याद आया जब उसने कांपते हाथों से उस कागज़ पर अपने हस्ताक्षर किए थे। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो खामोशी से तैयार हुई और कॉन्ट्रैक्ट उठाकर अपने बैग में रख लिया। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, उसकी नज़र भाभी पर पड़ी जो अपने नन्हे बेटे को गोद में लिए बैठी थी। शनाया। भाभी ने उसे देखते ही मुस्कुरा कर पुकारा। शनाया के कदम रुक गए। एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा कि वो उन्हें सब कुछ बता दे कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है और किस व्यक्ति के साथ अपनी ज़िंदगी 1 साल गुजारने वाली है, मगर अगले ही लम्हे उसने नज़रें चुरा लीं। जी भाभी, लवन्या ने शनाया के उतरे हुए चेहरे को देखकर पूछा। कहाँ जा रही हो? शनाया ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस एक ज़रूरी काम है, इतनी सुबह जल्दी वापस आ जाऊंगी। वो मज़ीद कुछ कहे बिना वहाँ से निकल गई, जबकि लवन्या काफ़ी देर तक उसकी पीठ देखती रह गई। कुछ देर बाद वो एक बुलंद व बाला इमारत के सामने खड़ी थी। इस इमारत को देखकर उसका दिल एक बार फिर डूबने लगा। आज यहाँ आना उसकी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर आज उसे अपनी मर्ज़ी से नहीं, अपने भाई की खातिर यहाँ आना था। मौजूद लड़की ने उसे देखते ही फ़ौरन पहचान लिया। मिस शनाया, सर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। शनाया का दिल ज़ोर से धड़का। वो मेरा इंतज़ार कर रहा है? नहीं, वो अपने अनुबंध का इंतज़ार कर रहा है। शनाया ने दिल ही दिल में ख़ुद को समझाया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। चंद लम्हों बाद लिफ्ट की घंटी बजी और दरवाज़ा खुला। वो उसके ऑफ़िस के सामने खड़ी थी। शनाया ने हल्की सी दस्तक दी। आ जाओ शनाया। वहाँ से रोहन की गहरी आवाज़ सुनाई थी। वो उसकी मौजूदगी पहचान गया था। लब दबाए शनाया ने उसे हैरानगी से देखा। वो उसकी कुछ कहे बिना ही उसकी मौजूदगी महसूस कर गया था। वो अपनी मेज़ के पीछे बैठा कुछ फाइल्स देख रहा था। शनाया को देखते ही उसने नज़रें उठाईं।
चंद लम्हों तक वो खामोशी से उसे देखता रहा, फिर उसकी नज़र शनाया के हाथ में मौजूद फाइल पर जा ठहरी। जो तुमने फ़ैसला कर लिया? शनाया ने कोई जवाब नहीं दिया और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसकी मेज़ के सामने जाकर रुक गई। फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट। उसने फ़ाइल खोली। रोहन की निगाहें हस्ताक्षर पर जा पड़ी। शनाया। उसने चंद लम्हे अपने सामने मौजूद हस्ताक्षर को देखा, फिर फ़ाइल बंद कर दी। गुड। सिर्फ एक शब्द। शनाया की आंखों में बेबसी के साथ साथ गुस्सा भी उभर आया। बस गुड? क्या मतलब? मैं अपनी पूरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला करके यहाँ आई हूँ और आपके लिए सिर्फ गुड है? उसने कुर्सी की पीठ से ठीक लगाई। तुमने ये फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से किया है। वो तल्ख़ी से हंसा और उसे देखा। मेरी मर्ज़ी? शनाया एक कदम आगे बढ़ी। आपने मेरे भाई को जेल में डाल रखा है, मेरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी है, और अब आप मुझसे कह रहे हैं कि ये मेरी मर्ज़ी है? उसके लहजे में दर्द था। रोहन खामोशी से उसे देखता रहा। शनाया की आंखों में आंसू तैरने लगे। आपने मुझे मजबूर किया है। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। वो अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ शनाया के करीब आया। वो इतना करीब आ चुका था कि शनाया को अपने दिल धड़कता हुआ साफ सुनाई दे रहा था। वो हल्का सा उसकी सिमत झुका। तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? ध्यान से पढ़ा है? शनाया ने फ़ौरन नज़रें उठाईं, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर सीधा होकर बोला, अब रास्ता सिर्फ एक है। शनाया ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। क्या? मेरे साथ विवाह। शनाया का दिल एक बार फिर ज़ोर से धड़का। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी तुम्हारा भाई जेल से बाहर आ सकता है? शनाया ने आंखें बंद कर लीं। आपको हर बात में मेरे भाई को बीच में लाना ज़रूरी है? वो पहली बार कदरे खामोश हुआ। वास्तव में आंसू अब उसकी आंखों से बहने लगे। अगर मैं आपकी बात मान रही हूँ तो कम से कम, वो कहते हुए रुक गई। कम से कम क्या? रोहन ने निशाना ताकते हुए पूछा। मुझे इंसान समझकर ये रिश्ता निभाइए। उसके चेहरे पर पहली बार गुस्सा छाया। शनाया ने नज़रें झुका लीं। मैं आपकी पत्नी बनने जा रही हूँ, चाहे सिर्फ 1 साल के लिए ही सही। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, लेकिन मैं आपकी कैदी नहीं हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। रोहन ने बड़े गौर से उसे देखा। तुम्हें क्या चाहिए? उसने आहिस्ता से पूछा। शनाया ने हैरत से उसे देखा। क्या? इस रिश्ते में तुम्हें क्या चाहिए? रोहन ने कदरे आहिस्ता लहजे में पूछा। शनाया ने चंद लम्हे सोचा। आदर। उसके अंदर की टूट फूट उसके लहजे में साफ नुमाया थी। रोहन खामोश रहा। शनाया ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर बोली, एक और बात। दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए रोहन ने मुस्कुराते हुए देखा। क्या? उसने नरमी से पूछा। मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। वो एक लम्हे को रुका, फिर अत्यंत पुरसुकून लहजे में बोला, वो मेरी जिम्मेदारी है। आरफ के साथ क्या करना है और क्या नहीं, तुम इन सबसे दूर रहोगी। शनाया ने पहली बार उसे घूर से देखा। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना धमकी, सिर्फ एक अजीब सा आत्मविश्वास था। शनाया ने नज़रें झुका लीं। वो नहीं जानती थी कि इसे उस व्यक्ति पर यकीन करना चाहिए या नहीं। अनुबंध के ज़रिए वो शनाया को अपनी ज़िंदगी में लाने जा रहा था। विवाह कब है? शनाया की आवाज़ पर वो चौंका। उसने घड़ी की तरफ देखा। कल। शनाया की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या? जबकि रोहन के भाव बिल्कुल नॉर्मल थे। क्या हुआ इतनी जल्दी? शनाया पर तो जैसे हैरत का पहाड़ टूट पड़ा था। तुम्हें कोई आपत्ति है? रोहन ने उसे घूरा। मुझे तो आपकी पूरी शर्त पर ही आपत्ति है। वो पहली बार बेख्तियार मुस्कुराया। मुस्कान इतनी हल्की थी कि अगर शनाया उस वक्त उसे गौर से ना देख रही होती तो शायद महसूस भी ना होती, मगर वो मुस्कान अगले ही लम्हे गायब हो गई। कल तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। शनाया के दिल ने एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। रोहन अपनी मेज़ की तरफ वापस चला गया और शनाया दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। ऑफिस में मौजूद सब लोग तुम्हें मेरी होने वाली पत्नी कह सकते हैं, इस पर हैरान मत होना। शनाया ने पलट कर उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। मुझे आपकी पत्नी बनने का कोई शौक़ नहीं है। रोहन कुर्सी पर बैठते हुए बोला। शौक़ तो मुझे भी नहीं है, मगर क्या कर सकता हूँ। मेरी संतान को दुनिया में लाओगी तुम, और मेरे बच्चे की माँ कौन है ये तो सब पूछेंगे ही। शनाया के कदम वहीं रुक गए। इस जवाब ने उसे अजीब सा सुकून भी दिया था।
दिल में एक चुभन लिए वो कुछ कहे बिना दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। शनाया नहीं जानती थी कि कल होने वाला ये विवाह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि रोहन ना कोई भी काम सोचे समझे करता था और ना ही बिना किसी मकसद के। और इस बार तो मामला दिल का था। फिर आखिरकार ये रात भी गुजर गई। शनाया के लिए यह रात किसी अजाब से कम नहीं थी। हर गुजरते लम्हे के साथ उसके दिल का खौफ बढ़ता जा रहा था। आज उसकी शादी का दिन था। उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से होने जा रही थी जिसे वो पसंद नहीं करती थी, जिससे वो खौफज़दा थी और जिसके साथ वो सिर्फ अपने भाई की खातिर विवाह के बंधन में बंधने जा रही थी। मगर दूसरी तरफ रोहन के लिए ये दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिनों में से एक था, क्योंकि आज वो उस लड़की से विवाह करने जा रहा था जिसे वो न जाने कब से खामोशी से चाहता था। आज वो उसकी होने वाली पत्नी थी। उसने कभी शनाया को अपने भावनाओं का एहसास नहीं होने दिया था, बल्कि शायद जानबूझकर उसके साथ सख्ती करता रहा था, क्योंकि रोहन जानता था कि शनाया उसे कभी अपनी मर्ज़ी से स्वीकार नहीं करेगी और वो अब उसे खोना नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपने प्रेम को एक अनुबंध बना दिया था, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें शनाया को अपनी ज़िंदगी की कीमत पर उसके साथ रहना था। मगर आज पहली बार रोहन के दिल में एक अजीब सा सुकून था। आज वो उसकी दुल्हन बनने वाली थी। इन्हीं सोचों में ख़ुद को पुरसुकून किए हुए रोहन अपने दोस्त आकाश की आवाज़ पर ख़यालों से बाहर आया। हमें चलना चाहिए। रोहन ने अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र डाली और गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराया। हाँ, वो खड़ा हो गया। आज वो गैर मामूली रूप से पुरसुकून था। उसके दोस्त आकाश ने उसे गौर से देखा। क्या बात है, बड़े खुश नज़र आ रहे हो। रोहन ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। कुछ नहीं, कुछ तो है, आज तुम कुछ अलग लग रहे हो। रोहन के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान नमूदार हुई। आज मेरी शादी है, आकाश ने फ़ौरन कहा। शादी तो तुम्हारी मजबूरी है जनाब। रोहन के चेहरे की मुस्कान लम्हे भर को गायब हुई। वो मजबूरी है, वो धीमी आवाज़ में बोला। फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने अपनी बात पूरी की। मजबूरी ये दिल है। आकाश हैरत से उसे देखने लगा। रोहन ने फ़ौरन नज़रें चुरा लीं। चलो, देर हो रही है, रोहन गरिमा से कहते हुए बाहर निकल गया और आकाश बेयकीनी से उसके पीछे हो लिया। दूसरी तरफ शनाया दुल्हन बनी बैठी थी। लाल जोड़े में मलबूस, हाथों पर मेहंदी सजाए वो आईने के सामने बैठी खुद को देख रही थी। उसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं था। वो आईने में खुद को देखते हुए तल्ख़ी से मुस्कुराई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वास्तव में ये सब हो रहा है। क्या वास्तव में वो दिन आ गया है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने हमेशा सोचा था कि उसकी शादी भी किसी आम सी लड़की की तरह होगी। वो भी दुल्हन बनेगी, उसका होने वाला पति उसे देखकर मुस्कुराएगा, उसे प्रेम से देखेगा। मगर आज वो जिस व्यक्ति की दुल्हन बनी थी वो उसके भाई की आज़ादी की कीमत था। शनाया की आंखों में आंसू भर आए। शनाया, भाभी की आवाज़ पर वो फ़ौरन पलटी। लवन्या उसे देखकर चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शनाया ने हल्की सी मुस्कान के साथ नज़रें झुका लीं। धन्यवाद। लवन्या ने उसके सर पर हाथ मेहरबानी से रखा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। शनाया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। खुश? क्या वो कभी रोहन के साथ खुश रह पाएगी? उसने कर्ब से आंखें बंद कर लीं। आमीन, मुर्दा से लहजे में कहते हुए वो लवन्या के गले लग गई, जो आरफ की गैर मौजूदगी में उसकी बहन को अपनी बहन बनाकर विदा कर रही थी। विवाह का वक्त हुआ तो रोहन की निगाहें बेइख्तियार दरवाज़े की तरफ उठ गईं। दरवाज़ा खुला और शनाया अपनी भाभी के साथ अंदर दाखिल हुई। रोहन की सांस जैसे वहीं रुक गई। वो मुंह खोले उसे देखता रह गया। लाल अरूसी पोशाक में, सर पर चुन्नी ओढ़े, झुकी हुई पलकों के साथ वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि रोहन को चंद लम्हों के लिए आसपास मौजूदगी लोगों का एहसास ही ना हुआ। उसने हमेशा शनाया को सादा कपड़ों में देखा था, कभी परेशान, कभी गुस्से में और कभी शरारत करते हुए। मगर आज वो उसके सामने उसकी दुल्हन बनी हुई थी। रोहन का दिल खुशी से भर गया। मिसेस रोहन मल्होत्रा, ये शब्द उसके दिमाग में आया और उसके लबों पर बेइख्तियार मुस्कान आ गई। शनाया ने उसी लम्हे नज़रें उठाईं और रोहन को देखा। उसकी आंखों में मौजूद खुशी देखकर शनाया का दिल डूब गया। वो कैसे खुश हो सकता था?
उसे तो मालूम था कि वो उसे मजबूर करके यहाँ तक लाया है। शनाया ने फ़ौरन नज़रें झुका ली। रोहन ने उसकी यह हरकत देख ली। उसके चेहरे पर छाई मुस्कान आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि शनाया खुश नहीं थी। वो इस वक्त भी उसके खौफज़दा थी। रोहन के दिल में पहली बार एक अजीब सी खलिश उठी। उसने शनाया को हासिल तो कर लिया था, मगर शायद उसके दिल से बहुत दूर हो गया था। पंडित जी की आवाज़ पर वो चौंका। विवाह की रस्म शुरू हुई। रोहन ने एक बार फिर शनाया की तरफ देखा। वो नज़रें झुकाए बैठी थी और उसके चेहरे पर उदासी साफ नज़र आ रही थी। रोहन के दिल में कुछ चुभा, मगर अगले ही लम्हे उसने ख़ुद को संभाल लिया। उसने जो चाहा था वो उसे मिल रहा था। आज शनाया उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाली थी, चाहे मजबूरी से ही सही। मगर उसे यकीन था कि वो एक दिन उसे अपने दिल से स्वीकार कर लेगा। वो शनाया को इतना प्रेम देगा कि वो दिन वो खुद उसके पास आएगी। उस दिन उसे किसी कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी शर्त की, ना किसी मजबूरी की, बस प्रेम होगा। रोहन ने दिल ही दिल में संकल्प किया, मैं तुम्हें एक दिन अपनी मर्ज़ी से अपना बनाऊंगा और इतना प्रेम दूंगा कि तुम्हें ये याद भी नहीं रहेगा कि हमारी शादी कभी एक सौदा थी। रोहन ने सर झुकाए शनाया के हाँ कहने पर दिल में संकल्प किया था। वहीं शनाया ने नम आंखें उठाकर अपने सामने बैठे रोहन को देखा। उसने सच्चे दिल से उसे स्वीकार किया था। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था और वो अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। आज उसकी शादी के बाद पहली रात थी। वो दुल्हन के जोड़े में मलबूस रोहन के इंतज़ार में थी, मगर इस इंतज़ार में ना खुशी थी ना कोई ख्वाब, सिर्फ एक अजीब सा खौफ था। दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक हुई तो शनाया का दिल ज़ोर से धड़का। वो फ़ौरन सीधी होकर बैठ गई। कौन? उसने घबरा कर पूछा। मैं हूँ। रोहन की आवाज़ सुनते ही शनाया के दिल की धड़कन मज़ीद तेज़ हो गई। वो चंद लम्हे खामोश बैठी रही, फिर बोली, दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और रोहन अंदर दाखिल हुआ। शनाया ने फ़ौरन नज़रें झुका ली। रोहन की नज़र उस पर पड़ी तो वो चंद लम्हे वहीं रुक गया। शनाया ने भारी गहने उतार दिए, मगर अभी तक दुल्हन का जोड़ा पहने बैठी थी। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। रोहन ने दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। शनाया की उंगलियां बेख्तियार आपस में उलझने लगीं। रोहन उसके सामने आकर रुक गया। कुछ लम्हे खामोशी के गुजरे, फिर रोहन ने धीमी आवाज़ में पूछा, तुम ठीक हो? जी, शनाया ने हल्की सी आवाज़ में जवाब दिया। झूठ। शनाया ने हैरत से नज़रें उठाई तो रोहन उसे देख रहा था। तुम ठीक नहीं हो। शनाया के लब आपस में भींच गए। मैं ठीक हूँ। उसने फिर अपना वाक़या दोहराया। रोहन, मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ। उसके लहजे में झंझलाहट शामिल हो गई, जिस पर रोहन खामोश हो गया। शर्मिंदगी से शनाया ने फ़ौरन नज़रें झुका लीं। आई एम सॉरी। रोहन ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। शनाया ने चौंक कर उसे देखा। रोहन ने सोफ़े की तरफ इशारा किया। तुम चाहो तो नॉर्मल कपल्स की तरह आज की रात प्यारी प्यारी बातें कर सकते हैं। वो शरारत से कहते हुए मुस्कुराया, जिस पर शनाया ने हैरत से उसे देखा। जो आपको अच्छा लगे। रोहन ने चंद लम्हे उसे देखा। मुझे तो इस वक्त तुम अच्छी लग रही हो, उसने कदरे आहिस्ता से कहा, जिस पर शनाया ने हैरानगी से उसे देखा। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा लगने का कोई रूल नहीं लिखा हुआ था, शनाया ने चिढ़कर कहा, जिस पर रोहन लब दबा कर रह गया। तुमने शायद ठीक से पढ़ा नहीं हमारा कॉन्ट्रैक्ट पेपर। रोहन ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई। पढ़ा था, शनाया ने झूठ कहा, जिस पर वो गर्दन हिलाते हुए मुस्कुराया। ओके, पढ़ा होगा, मान लेते हैं। वो आहिस्ता से बोला और उसके पास आकर रुका। ये तुम्हारा मुंह दिखाए का गिफ्ट है। शनाया ने हैरत से उसे देखा। रोहन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गिफ्ट? मखमली केस को देखकर शनाया के चेहरे पर हैरत फैल गई। वो चंद लम्हे कुछ बोल ही ना सकी। रोहन उसके पास आकर बैठ गया। अब उसकी आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा नर्म थी। मैं जानता हूँ कि ये शादी तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं हुई, मगर मैं इस शादी को अपने पूरे दिल से निभाऊंगा और कोशिश करूँगा कि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ ना पहुँचे। शनाया की आंखों में नमी उतर आई। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ़ ये शादी है, शनाया ने भराए हुए लहजे में कहा, और मैं वादा करता हूँ कि आज की रात तुम्हारी ये तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाएगी। उसके पास आने पर अपना वादा छोड़ते हुए वो शनाया की नम आंखों को आदर से चूम गया। कभी कभी ज़िंदगी में
अलग थलग रास्ते दिखाकर सही रास्ते पर गामजन करती है। और शनाया रोहन मल्होत्रा, आज से तुम्हारे सारे रास्ते मुझ पर आकर रुकते हैं। शनाया की नम आंखों में देखते हुए वो मुकम्मल तौर पर उसे अपनी आगोश में ले गया। 2 महीने बाद अपनी ही धुन में वो अपनी पसंद का एक गाना गाती हुई अपने बालों को सुखाते हुए वो बाथरूम से निकली। वहीं कमरे में आते हुए रोहन उसकी धीमी आवाज़ पर उसकी सिमत मुतवज्जा हुआ और पर्दे के पीछे हो गया। पर्दे की दूसरी जानिब से झांकते हुए रोहन ने मुस्कुराकर उसे देखा, जो अपने फ़्रॉक की ज़िप बंद करने की कोशिश करते हुए गुनगुना रही थी। फिर दोनों हाथ कमर पर रखते हुए वो ख़ुद को देखकर मुस्कुराई। मतलब साफ था, उसका इरादा दूसरा ड्रेस पहनने का था। ना वो उससे ज़िप बंद होने वाली थी और ना ही कोई था जो उसे बंद कर दे। गाना गुनगुनाते हुए वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली ही थी कि रोहन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी जानिब खींच लिया। इस पर वो खौफ से फैली आंखों के साथ पर्दे की तरफ देखते हुए चौंकी थी, मगर सामने रोहन को देखकर उसकी रुकी हुई सांस बहाल हुई। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, अपना हाथ छुड़ाते हुए उसे देखकर रोहन ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसके कान के पास सरगोशी की। एवें झूठी मुठी रुस के रुसा के, दिल दियाँ गल्लां करांगे नाल नाल बह के। रोहन की हरकत और उंगलियों के स्पर्श को अपनी कमर पर महसूस करते हुए शनाया ने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर लीं। दिल दियाँ गल्लां करांगे नाल नाल बह के। दूर रहे मुझसे, भूले मत, मैं यहाँ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के तहत आई हूँ और उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपके साथ आपका कमरा शेयर कर रही हूँ। रोहन ने मुस्कुराते हुए उसके कान में सरगोशी नुमा लहजे में गाने के शब्द दोहराए, जिस पर शनाया कुछ घबरा सी गई। तुम भी मत भूलो, 1 साल के लिए तुम मेरी पत्नी हो, बेबी प्लान करना है ना हमें एक साथ, उसने कदरे आहिस्ता से कहा, जिस पर शनाया की सांसें थम गईं। 2 महीने से वो व्यक्ति हर वक्त उसे अपनी गिरफ्त में लिए हुए था। उसे करीब आने के लिए किसी बहाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो वो हो जाएगा, मगर आप मुझसे दूर रहें फ़िलहाल। उसके सीने पर हाथ रखकर वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। दूर रहने से बेबी प्लान कहाँ होते हैं स्वीट हार्ट। उसे झटके से अपने करीब तर करते हुए रोहन उसके चेहरे पर बिखरी लटों को कान के पीछे अड़ाते हुए मुस्कुराया। ये बेईमानी है, शनाया ने मुश्किल से कहा। बेईमानी स्वीट हार्ट, ये तो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। शायद तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर ठीक से पढ़ा नहीं। उसमें साफ साफ लिखा था कि जब तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हो जाती तब तक मेरी कोशिश जारी रहेगी और तुम मुझे अपने करीब आने से रोक नहीं सकती। शनाया ने बेयकीनी से उसे देखा, जिसकी आंखें और ज़ुबान हमेशा के अलग अलग रास्ते पर गामजन होते थे। अभी रोहन की बोलती निगाहें उसके खूबसूरत चेहरे पर ठहरी हुई थी, वहीं उसकी ज़ुबान अब भी पक्के बिजनेसमैन की तरह बोली बोल रही थी। शनाया को उसे समझने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही थी और अपनी बेवकूफ़ी और अफसोस हो रहा था कि उसने अब तक वो पेपर ठीक से पढ़ा ही नहीं था। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था उसमें। अपनी बेध्यानी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त वो आज पूरी तरह पछता रही थी। कह रहा हूँ मैं स्वीट हार्ट, तुमने ठीक से पढ़ा नहीं होगा, तभी तो नज़रें चुरा रही हो, वरना मुझसे काफ़ी डिटाई से बात करती हो। रोहन ने उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त थोड़ी सख्त करते हुए कहा। 2 महीने हो गए हैं मिस्टर मल्होत्रा, शनाया ने उसे बावर करवाया। जानता हूँ, मगर अब तक कोई गुड न्यूज़ नहीं मिली ना, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ सकता है। शनाया ने नासमझी से उसे देखा। ऐसे मत देखो, वरना मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, फिर मेरे बिना तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। मुझसे? रोहन मल्होत्रा के शब्दों पर शनाया की आंखें नम हो गईं। अपने नाम के साथ रोहन का नाम जुड़ने पर वो अक्सर ही रो देती थी। न जाने क्यों इस व्यक्ति के वालेहाना अंदाज उसे प्रभावित करने लगा था। उसका प्रेम भरा स्पर्श उसे अब अनादित करने लगा था। उसे उसकी सब आदत होने लगी थी, जिसकी वजह से वो खुद से भी उलझी उलझी रहने लगी थी। ऊपर से रोहन का इस तरह उसके करीब आना उसके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। डिनर पर चलोगी मेरे साथ? रोहन के हिलते लब अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए वो अपनी सांसें रोक गई। कॉन्ट्रैक्ट वाइफ के साथ डिनर नहीं किया जाता मिस्टर मल्होत्रा। शनाया उसके स्पर्श पर सहम उठी थी।
वहीं रोहन उसके यूं भड़क कर कहने पर दिल से मुस्कुराया। कॉन्ट्रैक्ट वाइफ भी वाइफ होती है मिसेस रोहन मल्होत्रा, और वैसे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट दिल की ख्वाहिशों को बांध नहीं सकता। शनाया ने आंखें उठाकर उसे देखा, जिस पर रोहन ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर अपने हाथ की पीठ फेरी। शनाया ने आंखें बंद कर लीं। शनाया, आज वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर बैठकर तसल्ली से पढ़ लेना, इसके बाद मैं तुम्हारी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसकी बंद आंखों को देखते हुए वो वहाँ से चला गया। शनाया ने सुकून की सांस ली। रोहन के जाते ही उसने अपने सूटकेस से वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाले और उन्हें पढ़ने लगी। वहाँ कहीं भी कोई रूल्स नहीं लिखे हुए थे, सिर्फ एक नोट था जो नंबर्स की शक्ल में लिखा गया था, वो भी रोहन की हैंड राइटिंग में। शनाया की निगाहें उन शब्दों पर जम गईं। मुझे नहीं याद मुझे तुमसे प्रेम का एहसास किस लम्हे हुआ, मगर अब हो गया है। देखो, मुझे प्रेम हो गया है तुमसे, मगर प्रेम का इजहार कैसे करना होता मुझे नहीं आता। ये आरफ पर गबन का आरोप का मेरे सामने आना मुझे तुमसे मिलने का एक गोल्डन चांस लगा, और एक बिजनेसमैन होने के नाते मैंने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया। और देखो, आज तक तुम मेरी हो। और रही बात आरफ की, तो वो जेल में नहीं बल्कि दुबई में है। उसका प्रमोशन कर दिया गया था। अब तक सोच रही होगी कि वो हमारी शादी में क्यों नहीं आया, क्योंकि वो 6 महीने से पहले भारत नहीं आ सकता, मगर वो हम दोनों के लिए बहुत खुश है। चाहो तो उससे संपर्क भी कर सकती हो। तुम मेरी पूरी दुनिया हो। तुम्हारा मुस्कुराना, मेरी बातों पर गुस्सा करना, शायद तुम्हारी यही अदाएं मेरे दिल को भा गई थी, जिनकी वजह से मैंने तुमसे शादी करना का फ़ैसला किया। बहुत वक्त लगा मुझे ये समझने में, मगर आज इस पर लिख रहा हूँ। शायद कभी कह ना सकूँ। आई लव यू शनाया। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। अगर तुमने ये नोट हमारे विवाह से पहले पढ़ लिया तो शायद तुम्हें यकीन ना आए, इसीलिए प्रार्थना है कि तुम ये नोट हमारी शादी के बाद पढ़ो, ताकि तुम्हें पहले से मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा हो सके। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा रोहन। आखिरी लाइन कोर्सपेट की सूरत में लिखी हुई थी, जिसे पढ़कर शनाया के लबों पर मुस्कान फैल गई और आंखों में नमी आ गई। उसने मुस्कुराकर अपने आंसू साफ़ किए। पढ़ लिया मेरा हाल दिल शनाया। उसे लगा था कि रोहन जा चुका है, मगर वो उसे ही निहारने में मगन था। प्रेम था तो इजहार करना चाहिए था। वो आहिस्ता से चलता हुआ उसके पास आकर रुक गया। अगर तुम इनकार कर देती तो? शनाया ने धीमी आवाज़ में पूछा। अगर ना करती तो? रोहन ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने करीब किया। आई लव यू मिसेस रोहन मल्होत्रा। उसके लबों पर हल्का सा स्पर्श छोड़ते हुए वो गहरा मुस्कुराया। अब भी ना कहते? उसने खफकी से उसे देखा। पहले डर था मुझे। रोहन ने उसकी पेशानी के साथ अपनी पेशानी टिकाते हुए कहा। और अब वो डर कहाँ गया? शनाया ने शरारत से पूछा। अब वो डर नहीं रहा। मेरे पेपर पर साइन करते ही कहीं गायब हो गया था। तुम अच्छे से जानती हो मुझे शनाया, मुझे इनकार सुनना पसंद नहीं है। उसके बालों में हाथ चलाते हुए उसने गरिमा से देखा। मगर मैं इनकार ना करती आपको। रोहन की आंखों में देखते हुए वो उसे सीने पर सर रख गई। मुझे नहीं पता प्रेम किसे कहते हैं। हाँ, मुझे इतना पता है कि आपके पास होना, आपकी गुर्बत में रहना मुझे अच्छा लगता है, और ये मानने में भी मुझे कोई आड़ नहीं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। उसकी गर्दन के गिर्द अपना छोटा सा घड़ा बनाते हुए वो रोहन के दिल को खुशी दे गई। उसके गिर्द अपना घेरा मजबूत करते हुए वो आत्मानंद में डूब गया।